स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल हिस्ट्री कॉर्नर में। प्रिय छात्रों, अभी तक हमने जो बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा हिस्ट्री ऑनर्स के छात्रों के लिए 300 प्रश्नों का जो एक मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया था, जो पेपर 1 से रिलेटेड था, इसके सभी प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया है। आज से इस कड़ी की हम अगली श्रृंखला में चलते हैं, जहां हम अगले 300 प्रश्नों का उत्तर देंगे जो पेपर 2 से रिलेटेड है। यह प्रश्न पत्र भी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है और विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। तो आज उन्हीं प्रश्नों का उत्तर मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा प्रयत्न यह है कि जिस तरीके से पेपर 1 में आप सभी छात्रों ने अभी तक बेहतर तैयारी की है, बहुत लाभ उठाया है आपने उस 6 एपिसोड में, तो मैं चाहता हूं कि इस पेपर 2 का भी, जिसका इम्तहान 10 अक्टूबर को होना है, तो 10 अक्टूबर के पहले मैं अब इस पूरी श्रृंखला में इन जो अगले 300 प्रश्न हैं, उन 300 प्रश्नों के उत्तर मैं उसके पहले दे दूंगा और आप मैक्सिमम इसका लाभ लीजिए। अधिकतम इस चैनल को बार बार देखिए इसे, चूँकि यह जो भारतीय इतिहास है, उस भारतीय इतिहास को हम में से ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है या उसके पहले पढ़ा है, तो उससे ज़्यादातर वो अवगत हैं। लेकिन यह जो पेपर है, इसमें हम लोगों ने कम पढ़ा है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है और हम में से हमारे कई छात्रों ने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि सर आप पेपर 2 का भी आंसर दीजिए। तो आज से मैं इस पे काम शुरू कर दिया हूँ। तो अब बिना किसी विलंब के हम चलते हैं अपने उन छात्रों को और संबोधित करते हुए और उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए, ताकि आपका ये पेपर भी आराम से सॉल्व हो और आप इम्तहान में बेहतर से बेहतर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चलता हूँ प्रश्न पत्र की ओर। आपके समक्ष ये प्रश्न पत्र आ गया है, जिसमें आप देखेंगे कि मॉडल क्वेश्चन बैंक BA ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 2 हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 1485 टू 1884। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, आज इसकी ये पहली कड़ी है, पहला एपिसोड है, इसमें हम पहले 50 प्रश्नों का उत्तर देंगे। जो पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि वार ऑफ रोजेज की समाप्ति और डैश के आगमन के साथ इंग्लैंड के नए राजवंश के अधीन पुनर्जागरण युग में प्रवेश किया। पहला ऑप्शन है एलिजाबेथ, दूसरा है हेनरी सप्तम, तीसरा है एडवर्ड सस्टम और चौथा है जेम्स प्रथम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेनरी सप्तम। एक्चुअली 1485 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, जिसको गुलाबों का युद्ध, वार ऑफ रोजेस कहा जाता है। ये बोसवर्थ के मैदान में हुआ था। मूल रूप से लंकास्टर और यॉर्क वंश, दो वंश थे, दोनों वंश के उत्तराधिकारी अपने अपने इंग्लैंड की राजगद्दी पे अपना दावा कर रहे थे। उसमें माना जाता है कि लंकास्टर वंश का जो दावा था वो कमज़ोर था बनिस्पत की यॉर्क वंश के। यॉर्क वंश का शासन ऑलरेडी था, लेकिन इस बोसवर्थ के मैदान में, जिसको वार ऑफ रोजेज या गुलाबों का युद्ध कहा जाता है, इसमें हेनरी सप्तम जो लंकास्टर वंश का था, उसने यॉर्क वंश को सत्ता से बेदखल कर दिया और उसने सत्ता पे काबिज हो गया। उसी से के साथ माना जाता है कि इंग्लैंड में पुनर्जागरण युग का प्रवेश हुआ। उसने एक नई चिंतन धारा और एक जो वहाँ की परंपरा थी, परंपरा में एक आमूल चूल परिवर्तन लाने की कोशिश की। तो ये हेनरी सप्तम ने किया। इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही मैं एक सलाह आप समूह को देना चाहूँगा कि जो 3 राजवंश मेनली इंग्लैंड के इतिहास में जो हमें पढ़ना है, उसमें ट्यूडर वंश, स्टुअर्ट वंश और हैनोवर वंश, ये 3 राजवंशों के बारे में पढ़ना है। तो स्पेशली जो ट्यूडर वंश और स्टुअर्ट वंश है, इनके सभी शासकों का जो शासनकाल है वो आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इससे कई प्रश्नों के उत्तर देने में आपको सहूलियत होगी। आपकी सुविधा के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि ट्यूडर वंश में 5 शासक हुए। जो पहला शासक था वो हेनरी सप्तम, उसका कार्यकाल 1485 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक था। उसके बाद उसका पुत्र हेनरी अष्टम शासक हुआ, जो 1509 ईस्वी से 1547 ईस्वी तक राजगद्दी पे रहा। अगला जो उसका उत्तराधिकारी था वो एडवर्ड छठा, जो हेनरी अष्टम का पुत्र था, वो बना। उसका शासनकाल, एडवर्ड छठा का शासनकाल 1547 से 1553 ईस्वी है। उसके बाद जो अगली शासिका हुई, उसका नाम मेरी ट्यूडर है। वो 1553 से 1558 ईस्वी तक
उसका शासनकाल माना जाता है। इसके बाद जो आखिरी ट्यूडर वंश की जो आखिरी शासिका है वो महारानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 ईस्वी तक। भारतीय इतिहास में देखेंगे तो औरंगजेब का जो अकबर सम्राट अकबर का कार्यकाल है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक है। तो ये सम्राट अकबर के समकालीन इंग्लैंड में कोई जो महारानी थी उसका नाम एलिजाबेथ था। तो ये रहा ट्यूडर वंश के शासकों के नाम। इसके बाद यदि आप स्टुअर्ट वंश में चलें तो जो पहला शासक हुआ, पहले तो स्टुअर्ट वंश का शासनकाल 1603 ईस्वी से 1714 ईस्वी तक चला। इसका शासनकाल, इसमें पहला शासक हुआ जेम्स प्रथम जो 1603 से 1625 ईस्वी तक था। उसके बाद उसका पुत्र शासक बना जो चार्ल्स प्रथम के नाम से जाना गया, वो 1625 से 1649 ईस्वी तक। फिर 1649 से 1660 ईस्वी तक का जो कार्यकाल था, इसमें लॉन्ग पार्लियामेंट का ये कार्यकाल जाना जाता है। इसमें ओलिवर क्रॉमवेल बहुत ही एक सैन्य तानाशाह भी आप इसको कह सकते हैं, उसका कार्यकाल रहा और उसने बहुत ही आक्रामक तरीके से शासन किया इन 11 वर्षों में। उसके बाद फिर से लगा कि संसदीय ये राजवंश जो राज्य तंत्रीय प्रणाली है उसकी पुनर्स्थापना की जानी चाहिए। तो 1660 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय के साथ इंग्लैंड में फिर से राजवंश या राजतंत्रीय शासन प्रणाली की पुनर्स्थापना होती है। वो 1660 से 1685 ईस्वी तक अपने पद पे बना रहा। उसके बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय 1685 से 1688 ईस्वी तक था। लेकिन इस दौरान जेम्स द्वितीय ने जो संसदीय सुधार किए गए थे उन तमाम सुधारों को उसने पलटने की कोशिश की और मनमाने तरीके से शासन करने की कोशिश की। इसकी वजह से उसे भी सत्ता से बेदखल होना पड़ा और 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। इसके बाद फिर से विलियम तृतीय और मेरी को इनवाइट किया गया और उस दोनों को इंग्लैंड का शासक बनाया गया जो 1689 से 1702 ईस्वी तक अपने पद पर बने रहे। तो ये कुछ अपना ये है ट्यूडर वंश और स्टुअर्ट वंश का टाइम पीरियड। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे, इससे बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर देने में आपको सहूलियत होगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड अंडर ट्यूडर एंड स्टुअर्ट्स में डैश ने टिप्पणी की है। ट्यूडरों का आगमन मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक काल का सूर्योदय था। यदि आप इस टिप्पणी को छोड़ भी दें तो इस मूल प्रश्न में मूल रूप से ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि यह जो पुस्तक है इंग्लैंड अंडर ट्यूडर एंड स्टुअर्ट्स, इसके लेखक कौन हैं। तो इसका जो 4 ऑप्शन है रॉबर्ट रेंसे, अगला है मॉर्टन फॉर्क, फिर है GM ट्रेवेलियन और अगला है टॉइनबी। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रॉबर्ट रेंस, उसी की लिखी हुई ये किताब है। फिर जो तीसरा प्रश्न है कि ट्यूडर राजवंश का संस्थापक कौन था। हेनरी सप्तम, एलिजाबेथ प्रथम, जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम। तो अभी जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, अगर उस टाइम पीरियड आपको ध्यान में होगा तो बहुत ही स्पष्ट रूप से आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि हेनरी सप्तम, उसका कार्यकाल 1485 ईस्वी से 1509 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि अपने पिता हेनरी सप्तम की मृत्यु के बाद डैश इंग्लैंड का राजा बना। अभी कुछ ही देर पहले जिसमें सभी शासकों का क्रमबद्ध मैंने आपको कार्यकाल बताया, उसमें बताया कि हेनरी अष्टम जो हेनरी सप्तम का पुत्र था 1509 ईस्वी में हेनरी सप्तम की मृत्यु के बाद राजगद्दी संभाला और उसका नाम था हेनरी अष्टम। उसका कार्यकाल 1509 ईस्वी से 1547 ईस्वी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हेनरी अष्टम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष कि डैश को इटली से बाहर निकालने की नीयत से हेनरी अष्टम पवित्र संघ में शामिल हुआ। तो ये जो पवित्र संघ है ये उस समय के जो पोप थे जूलियस, उसने पवित्र संघ की स्थापना किया था और जो स्पेन के शासक फर्डिनेंड थे उस फर्डिनेंड के आग्रह पर इंग्लैंड इसमें शामिल हुआ था और उसका जो मूल उद्देश्य था उसमें फ्रांस को वहाँ से बाहर करना था। बिकॉज कि स्पेन के अधीन इटली के जो तमाम क्षेत्र थे उसका स्पेन के अधीन था और वेनिस के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो रहा था। तो स्पेनिश शासक जिनका साम्राज्यीय हित या औपनिवेशिक हित था इटली में, वो कभी भी इटली के एकीकरण नहीं चाहता था। इस वजह से वो और फ्रांस इटली के एकीकरण का समर्थक था। तो इस परिस्थिति में वो जो दौर था उसमें यही सबसे माकूल था कि इटली से फ्रांस को बाहर कर दिया जाए और इंग्लैंड और फ्रांस में
एक पुश्तैनी शत्रुता कह लीजिए, दोनों में लंबे समय तक शत्रुता चली है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है कि डैश को इटली से बाहर निकालने की नीयत से हेनरी अष्टम पवित्र संघ में शामिल हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। छठा प्रश्न है कि फ्रांस के लुई 12वें के साथ अपनी बहन मेरी की शादी करवाकर किसने फ्रांस के साथ शांति स्थापित की। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लंबे समय तक शत्रुता रही है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच थोड़े शांति की स्थिति थी और मधुर संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई। यद्यपि ये सक्सेसफुल नहीं रहा। उसमें जो हेनरी अष्टम था, हेनरी अष्टम की जो छोटी बहन थी उसका नाम था मेरी। उस मेरी की शादी जो फ्रांस के शासक थे लुई 12वें, उसके साथ कर दी गई। लुई 12वां बहुत एजेड व्यक्ति था। जिस समय शादी हुई उस समय उसकी आयु करीब करीब 52 ईयर्स की थी, और जो हेनरी अष्टम की छोटी बहन थी मेरी, उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। तो ये बहुत बेमेल शादी था। यह जो हेनरी अष्टम का प्रधानमंत्री थॉमस वुल्जे था, वुल्जे का एक प्रयास था कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शांति की स्थिति बहाल हो, लेकिन यह प्रयास सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ये जो प्रश्न है कि फ्रांस में लुई 12वें के साथ अपनी बहन मेरी की शादी करवाकर किसने फ्रांस के साथ संधि स्थापित की, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेनरी अष्टम। अगला प्रश्न है 7वां कि हेनरी अष्टम द्वारा पारित उत्तराधिकार अधिनियम के कारण डैश को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा। तो हेनरी अष्टम के बाद जो उसका पुत्र था एडवर्ड छठा या एडवर्ड षष्ठम, वो राजगद्दी पर बैठा और उसका कार्यकाल 1547 से 1553 ईस्वी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, एडवर्ड षष्ठम। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि डैश के मृत्यु उपरांत मेरी ट्यूडर को ताज मिला। तो आप जो मैंने टाइम पीरियड आपको शासकों का बताया था उसी टाइम पीरियड में सीक्वेंस से चले तो हेनरी अष्टम के बाद मेरी ट्यूडर शासिका बनी थी, एडवर्ड छठे के बाद। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, एडवर्ड छठा या एडवर्ड षष्ठम। 9वां प्रश्न है कि मई डैश को एक लड़ाकू बेड़ा आर्मडा लिस्बन बंदरगाह से रवाना हुआ। तो आर्मडा का युद्ध जो है 1588 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1588। आर्मडा का युद्ध इंग्लैंड और स्पेन के बीच हुआ था, जिसमें स्पेन बुरी तरह से पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि महारानी एलिजाबेथ के द्वारा स्पेन के जहाज़ों को लूटने वाले सर फ्रांसिस ड्रेक तथा अन्य ब्रितानियों को दंडित नहीं करने पर स्पेन का सम्राट डैश क्रोधित हुआ। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, हेनरी सप्तम, एडवर्ड षष्ठम, लुई 15वां और फिलिप द्वितीय। तो हेनरी सप्तम और एडवर्ड छठा तो इंग्लैंड का ही सम्राट था, जो एलिजाबेथ के पहले इन दोनों की डेथ हो चुकी थी, तो ये ऑप्शन होना ही नहीं है। लुई 15वां, लुई की सीरीज जो है लुई 1, 2, 3, 4, 5, ये जो आप देखते हैं ये फ्रांस के शासकों का पदवी है, तो ये फ्रांस के शासक हैं, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन बचता है फिलिप द्वितीय, जो उस समय स्पेन के सम्राट थे, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिलिप द्वितीय। अगला प्रश्न है डैश साम्राज्य के साथ व्यापार करने के लिए लेवांत कंपनी की स्थापना की गई थी। तो पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है पर्सिया, तीसरा ऑटोमन साम्राज्य और चौथा है डी यानी फ्रांस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ऑटोमन साम्राज्य। अगला प्रश्न है डैश ने यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य संपूर्ण ग्रह प्रणाली का केंद्र है। हेनरी सप्तम, कोपरनिकस, थॉमस क्रॉमवेल, मार्टिन लूथर। तो इसमें जो साइंटिस्ट था, जो वैज्ञानिक था, खगोल विज्ञान का ज्ञाता, वो कोपरनिकस था, और कोपरनिकस ने ही ये कहा था कि सूर्य संपूर्ण ग्रह प्रणाली का केंद्र है, पृथ्वी नहीं। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोपरनिकस। अगला प्रश्न है जो 13वां है कि मध्यकाल के दौरान संपूर्ण यूरोप को जोड़ने वाली एक बड़ी संस्था धर्म के अधीन किसने चर्च को चुनौती दी, जिसके कारण उसमें अंततः बंटवारा हुआ। मार्टिन लूथर, हेनरी सप्तम, एडवर्ड षष्ठम, कोपरनिकस। तो कोपरनिकस खगोल विज्ञानी था, एडवर्ड छठा और हेनरी सप्तम
ये दोनों इंग्लैंड के शासक थे। जो पहला ऑप्शन ए है, मार्टिन लूथर, वो समाज सुधारक था और उसने चर्च पर बहुत ही व्यंग्यात्मक लेख लिखे, बहुत से प्रश्न उसने चर्च से पूछे। चर्च उसका कोई मौलिक उत्तर देने में सक्षम नहीं रहा और उसने चर्च को गंभीर से गंभीर चुनौती दी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है कि डैश के शासनकाल में इंग्लैंड में सुधार की शुरुआत हुई। हेनरी अष्टम, हेनरी सप्तम, एडवर्ड षष्ठम, एलिजाबेथ प्रथम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हेनरी सप्तम, क्योंकि हेनरी सप्तम के समय से माना जाता है कि मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग की शुरुआत या पुनर्जागरण काल की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेनरी सप्तम। लेकिन छात्रों, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि इसमें एक शब्द जोड़ दिया होता कि धार्मिक सुधार की शुरुआत किसके समय हुई, तो इसका सही ऑप्शन होता हेनरी अष्टम। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। सिर्फ सुधार कहे तो हेनरी सप्तम, धार्मिक सुधार कहे तो हेनरी अष्टम। अगला प्रश्न है कि राज सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी पुत्र को प्रदान करने में असक्षम रही पहली पत्नी डैश को हेनरी अष्टम ने परित्याग करने का निर्णय किया। मेरी, एनी बोलेन, मारिया राइट, कैथरीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कैथरीन। कैथरीन स्पेन के जो राजा चार्ल्स पंचम थे, उस चार्ल्स पंचम की वो बुआ थी कैथरीन। और चूंकि स्पेन बहुत शक्तिशाली देश था और जो उस समय का जो पोप था वो पोप चार्ल्स पंचम से डरता था। इस वजह से जब तलाक की अर्जी पोप के यहाँ दी गई तो उस पोप ने उस अर्जी को स्वीकार नहीं किया। इस परिस्थिति में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा इसने अपने तलाक को, जो हेनरी अष्टम था उसने अपने तलाक को स्वीकृत करवाया और उसने अपनी दूसरी शादी, जो उसकी दासी एनी बोलेन थी, एनी बोलेन जो ऑप्शन बी है इसका, उससे उसने शादी कर ली। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, कैथरीन। आप ध्यान रखेंगे कि किसके साथ उसका तलाक हुआ था, तो तलाक कैथराइन या कैथरीन के साथ हुआ था और उसके बाद उसने अपनी शादी एनी बोलेन के साथ किया था। अगला प्रश्न है कि 1534 में संसद के एक अधिनियम द्वारा डैश को चर्च का प्रधान बनाया गया। थॉमस क्रॉमवेल, हेनरी अष्टम, जोहाना स्टार्डेन और एडवर्ड छठा। तो 1534 जो है वो हेनरी अष्टम का कार्यकाल का समय है कि हेनरी अष्टम का कार्यकाल 1509 से 1547 के बीच है और उसी बीच जो सुधार पार्लियामेंट हुआ था, उनकी बैठक हुई थी, उसमें एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी या प्रभुत्व का विधान पारित किया गया था और इसके द्वारा इंग्लैंड के सम्राट को ही चर्च का प्रधान बनाया गया। तो उस समय चूंकि चर्च के प्रधान इंग्लैंड का सम्राट हेनरी अष्टम था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा कि हेनरी अष्टम को चर्च का प्रधान बनाया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेनरी अष्टम के शासनकाल में एक अंग्रेज वकील, विद्वान, लेखक, सांसद और चांसलर था। ऑप्शन ए थॉमस मोर, बी है जॉन मॉर्टन, सी है जॉन मिल्टन और डी है फ्रांसिस बेकन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सर थॉमस मोर। अगला प्रश्न है डैश ने नैसर्गिक ज्ञान की प्राप्ति की सही विधि संबंधी अपने विचारों को सर्वप्रथम नोवम और गामन नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। तो इसमें इस पुस्तक नोवम ऑर्गमन जो किताब है, उस किताब के लेखक का नाम पूछता है और उसका जो सही नाम है वो है ऑप्शन डी, सर फ्रांसिस बेकन। अगला प्रश्न है कि सदी के अंग्रेज नाटककारों और संदेश युक्त पट्टिकाओं को प्रदर्शित करने वाले वैसे शिक्षितों का जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी और प्रसिद्ध धर्मनिरपेक्ष लेखक बने के लिए द यूनिवर्सिटी वीड्स का मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है। ये कौन सी सदी की बात है? 12वीं, 16वीं, 18वीं, 19वीं? तो ये 16वीं सदी के जो लेखक थे उनके लिए यूनिवर्सिटी वीड्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 16वीं सदी। अगला प्रश्न है कि यूनिवर्सिटी वीड्स शब्द के 19वीं सदी के पत्रकार डैश ने गढ़ा था। एक चीज़ आप इस दोनों प्रश्नों को अगर ध्यान से देखें, दोनों आपके समक्ष अभी दिख रहा है, तो पहले में पूछता है कि किस सदी के लेखक के लिए यूनिवर्सिटी वीड्स शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह है 16वीं सदी। लेकिन यह जो शब्द है द यूनिवर्सिटी वीड्स, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग करना शुरू किया गया था
वो उस 19वीं सदी में इसका प्रयोग करना शुरू किया गया था। और यह जो व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया वो एक पत्रकार था, उसका नाम था जॉर्ज सेंट्सबरी। अगला प्रश्न है द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में डैश ने कहा कि उदंडता को बढ़ाने वाली विश्वविद्यालय प्रशिक्षण का गौरव वास्तविक बहुमूल्य विचारों और अकादमिक प्रक्रिया की देन होती है। पहला ऑप्शन है सर फ्रांसिस विलिंघम, दूसरा है विलियम शेक्सपियर, तीसरा है विलियम बार्ड और चौथा है बेन जॉनसन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी विलियम बार्ड। अगला प्रश्न है कि जेम्स प्रथम की मृत्यु के बाद 1603 में इंग्लैंड की गद्दी का कौन उत्तराधिकारी बना। एक्चुअली ये प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि जेम्स प्रथम खुद ही 1603 ईस्वी में शासक बना था। तो इसका जो प्रश्न होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि जेम्स प्रथम की मृत्यु के बाद 1625 में इंग्लैंड की गद्दी का कौन उत्तराधिकारी बना। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स प्रथम। तो अगर इस प्रश्न को आप सुधारने की कोशिश करेंगे तो ये यही जो 1603 लिखा है ये गलत लिखा है, यहाँ पे 1625 होना चाहिए और उस परिस्थिति में इसका आंसर ऑप्शन बी चार्ल्स प्रथम होगा। अगला प्रश्न है कि राजा के समर्थकों को किस नाम से जाना जाता था। कैवेलियर्स, राउंडहेड्स, प्यूरिटन्स, हिगनॉट्स। तो हिगनॉट्स जो थे जो फ्रांस के कैथोलिक थे उनके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्यूरिटन्स उसे कहा जाता है जो कट्टर प्रोटेस्टेंट हैं उनके लिए प्यूरिटन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब दो शब्द बचता है कैवेलियर्स और राउंड हेड्स। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि धार्मिक प्रश्न को लेकर संसद में दलबंदी की नींव पड़ी। इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी उस पार्लियामेंट में नॉर्मली क्या था कि पार्लियामेंट के लोग राजा के एक तरीके से विरुद्ध थे, और दूसरी तरफ आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो राजा के विरुद्ध न होकर संसद के अधिकारों के समर्थक थे। तो संसद के अधिकारों के समर्थन के लिए जरूरी था कि राजा धीरे धीरे अपने अधिकारों का त्याग करे। तो इसके लिए संसद में एक प्रस्ताव रखा गया था जिसको महान विरोध पत्र कहा जाता है, इंग्लिश में ग्रैंड रिमोन्स्ट्रेंस बोलते हैं। तो इसको लेकर संसद में मतदान हुआ। धीरे धीरे जब इस पर बहस मुहावसा होते चला गया तो ये संसद के सदस्य दो भागों में बट गए, कुछ राजा के समर्थक हो गए और कुछ संसद के अधिकारों के समर्थक हो गए। तो जो राजा के अधिकारों के समर्थक हुए उनको कैवेलियर्स कहा गया, और कुछ जो संसद के अधिकारों के समर्थक रह गए उनके लिए राउंड हेड्स शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो इस 23वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कैवेलियर्स। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में संसदीय दल की डैश के रूप में जाना जाता था। राउंड हेड्स, प्यूरिटन्स, कैवेलियर्स, हिगनॉट्स। ऑप्शन चारों वही है, लेकिन इसमें संसदीय दल का समर्थक पूछा गया है जो मैंने अभी आपको बताया। तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए राउंड हेड्स। अगला प्रश्न है 1649 में किस राजा की गिरफ्तारी और मृत्युदंड के बाद इंग्लैंड में गणतांत्रिक राष्ट्रमंडल बना। 1649 ईस्वी कहता है। उसमें पहला ऑप्शन है चार्ल्स प्रथम, दूसरा है चार्ल्स द्वितीय, तीसरा है लुई 14वां और अब चौथा ऑप्शन डी जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम जो ऑप्शन डी है उसका कार्यकाल आप देखेंगे 1603 से 1625 ईस्वी है। तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी लुई 14वां कहता है। मैंने आपको बताया कि लुई सीरीज के जितने शासक हुए हैं वो फ्रांस के शासक हैं, इसलिए इसमें फिट नहीं बैठता है। अगला है चार्ल्स द्वितीय। तो चार्ल्स द्वितीय 1660 से 1685 उसका कार्यकाल है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है इसका वो है चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम का कार्यकाल है 1625 ईस्वी से 1649 ईस्वी। 30 जनवरी 1649 ईस्वी को चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड की सजा दे दी गई थी। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स प्रथम। अगला प्रश्न है किसने स्वयं को प्रभु रक्षक लॉर्ड प्रोटेक्टर घोषित किया था। विलियम तृतीय, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स प्रथम, ओलिवर क्रॉमवेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ओलिवर क्रॉमवेल। अगला प्रश्न है 1688 में इंग्लैंड के राज सिंहासन के लिए संसद द्वारा विलियम और मेरी को आमंत्रित करने के बाद किसे देश से भागना पड़ा। ऑप्शन ए जेम्स द्वितीय, ऑप्शन बी लुई 14वां, ऑप्शन सी चार्ल्स प्रथम और ऑप्शन डी ओलिवर क्रॉमवेल।
तो ओलिवर क्रॉमवेल की पहले ही डेथ हो गई थी, इसलिए सही आंसर नहीं है। चार्ल्स प्रथम की भी 1649 में हत्या कर दी गई थी, सही आंसर नहीं है। लुई 14वां फ्रांस का शासक था, ये सही आंसर नहीं है। तो बचता है ऑप्शन ए जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय का कार्यकाल 1685 से 1688 ईस्वी तक है, और 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, उस गौरवपूर्ण क्रांति के दौरान जेम्स द्वितीय को ये छोड़कर, इंग्लैंड छोड़कर बाहर भागना पड़ा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जेम्स द्वितीय। अगला प्रश्न है कि एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद कौन इंग्लैंड का राजा बना। तो एलिजाबेथ ट्यूडर वंश की अंतिम शासिका थी। उसका कार्यकाल 1558 से 1603 ईस्वी तक था। 1603 ईस्वी के बाद इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश का शासन होता है, और स्टुअर्ट राजवंश के जो पहले शासक थे उनका नाम था जेम्स प्रथम, जिसका कार्यकाल 1603 ईस्वी से 1625 ईस्वी तक है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन ए जेम्स प्रथम। 29वां प्रश्न है कि स्टुअर्ट शासकों का काल डैश से 1714 तक माना जाता है। तो अभी इस प्रश्न के पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया कि जेम्स प्रथम का कार्यकाल कहाँ से शुरू होता है। जो स्टुअर्ट वंश के पहले शासक थे वो 1603 ईस्वी से शुरू होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1603 ईस्वी। अगला प्रश्न है डैश स्टुअर्ट काल का पहला शासक था। अभी मैंने आपको बताया कि जेम्स प्रथम स्टुअर्ट वंश का, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेम्स प्रथम। अगला प्रश्न है कि एक स्कॉटलैंड वासी था, डैश एक स्कॉटलैंड वासी था और उसे यूरोप का बुद्धिमान मूर्ख माना जाता था। तो ये कोई और नहीं, जेम्स प्रथम ही था, और ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जेम्स प्रथम। अगला प्रश्न है कि एक औपचारिक मुकदमा के बाद राजद्रोह का आरोप लगाकर डैश को 1669 में फांसी दे दी गई। अभी मैंने इसका आंसर बताने की कोशिश किया था, और इसमें मैंने आपको बताया था कि फांसी की सज़ा 1649 ईस्वी में दिया गया था। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न में फिर टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। 1669 शब्द जो ये टाइप है ये गलत है, यहाँ पे 1649 ईस्वी होना चाहिए। और 1649 ईस्वी में 30 जनवरी को चार्ल्स प्रथम को एक सैन्य न्यायालय में, मिलिट्री कोर्ट में, उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया था और उसे फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स प्रथम। अगला प्रश्न है कि डैश ने पैराडाइज लॉस्ट नामक महाकाव्य लिखा था। ये बहुत ही फ्लैट क्वेश्चन है कि इसमें पूछता है कि पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक या जो महाकाव्य उसके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है जॉन मिल्टन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज डैश ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा था। यहाँ भी इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जॉन ब्यून्यान। अगला है 35वां प्रश्न कि डैश में फ्रांस से आए हेनरी ने बोसवर्थ के मैदान में रिचर्ड की हत्या करने के बाद हेनरी सप्तम के नाम से राज सत्ता संभाली। तो मैंने आपको बताया था कि ट्यूडर वंश की जो शासनकाल का टाइम पीरियड वो शुरुआत होता है 1485 ईस्वी से। हेनरी सप्तम ट्यूडर वंश का पहला शासक था। उसने 1485 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक शासन किया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1485। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स को दंडित करने के लिए कटिबद्ध ओलिवर क्रॉमवेल ने 30 जनवरी डैश को लंदन में राजा का सर कलम कर दिया। तो अभी पिछले प्रश्न में मैंने इसका उत्तर दिया कि 36वें का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब 1649 ईस्वी, 30 जनवरी 1649 ईस्वी को चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न है कि डैश में इंग्लैंड में राजतंत्रात्मक प्रणाली की पुनर्स्थापना हुई। मैंने अभी पीछे जब सभी राजाओं के टाइम पीरियड कार्यकाल मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया कि एक बार फिर से वहाँ पे जब ओलिवर क्रॉमवेल का शासन समाप्त हुआ 1660 ईस्वी में, तो वहाँ पे फिर से राजतंत्रात्मक प्रणाली की पुनर्स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1660 ईस्वी। अब अगला प्रश्न है कि हेनरी सप्तम डैश राजवंश के संस्थापक थे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है स्टुअर्ट, दूसरा है ट्यूडर, तीसरा है हैनोवर और चौथा है विंडसर। तो आप जानिए कि तीन ही इंग्लैंड के इतिहास जो हम लोग को पढ़ना है उसमें तीन ही डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, ट्यूडर डायनेस्टी, स्टुअर्ट डायनेस्टी, हैनोवर डायनेस्टी। तो इसकी शुरुआत जो होती है ट्यूडर डायनेस्टी से, और हेनरी सप्तम ट्यूडर डायनेस्टी का था, जिसका टाइम पीरियड 1485 से 1603 ईस्वी तक माना जाता है पूरे ट्यूडर डायनेस्टी का, जिसमें 5 शासक हुए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ट्यूडर। अगला है हेनरी अष्टम किस राजवंश का शासक था। तो ये भी वही है कि ट्यूडर वंश का था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है एलिजाबेथ डैश की पुत्री थी? जेम्स प्रथम, हेनरी अष्टम, चार्ल्स प्रथम, सर थॉमस मोर। तो इसका जो सही आंसर है 40वें का है ऑप्शन बी, हेनरी अष्टम। हेनरी अष्टम उसकी पुत्री थी। अगला है कि ट्यूडर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मैंने अभी जो प्रश्न के शुरुआत में, इस श्रृंखला के शुरुआत में पहले प्रश्न के उत्तर देने के बाद सभी राजाओं के टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, तो उसमें बताया कि आखिरी जो शासिका थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी, जो भारत के सम्राट अकबर के समकालीन थी। एलिजाबेथ का टाइम पीरियड 1558 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक था। अगला है कि इंग्लैंड अंडर ट्यूडर एंड स्टुअर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये प्रश्न, इस प्रश्न का रिपीटेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यही था जो 42वां क्वेश्चन है, तो उसका मैंने आपको आंसर बताया था रॉबर्ट रेन से। यहाँ पे उसी का अलग शब्द, उसका प्रोनाउंसिएशन रैंस लिखा है, तो ये दोनों सेम ऑप्शन है। तो आप इसका जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका ऑप्शन ए रॉबर्ट रैंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला ट्यूडर सम्राट कौन था? मेरी प्रथम, हेनरी सप्तम, जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, हेनरी सप्तम। अगला प्रश्न है कि डैश ने स्पेनिश आर्मडा को परास्त किया था? तो आर्मडा का युद्ध इंग्लैंड और स्पेन के बीच हुआ था। उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी वो एलिजाबेथ थी, और ये युद्ध 1588 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में स्पेन की बुरी तरह से हार हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, एलिजाबेथ प्रथम। अगला प्रश्न है कि दूसरा ट्यूडर सम्राट कौन था? इसका उत्तर पीछे दिया जा चुका है कि पहला ट्यूडर सम्राट जो हेनरी सप्तम था और दूसरा हेनरी अष्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, हेनरी अष्टम। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में डैश के अधीन किया गया सुधार अतिशय राजनीतिक तथा वैयक्तिक था? हेनरी अष्टम, मार्टिन लूथर, महारानी मेरी प्रथम और चार्ल्स प्रथम। इसमें जो इसका सही आंसर है मेरे नज़र में वो है मेरी प्रथम, चूँकि मेरी ने जो भी सुधार किए थे वो एडवर्ड छठे के द्वारा किए गए सुधार के विरुद्ध किया गया सुधार था। वो एक बार फिर से पोप और धर्म की प्रधानता को स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, तो इस वजह से उसका पूरी तरह से अपने राजनीतिक हित के लिए, अपनी सत्ता को वैध ठहराने के लिए उसने इस तरह के तमाम प्रोपगंडे अपनाए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, महारानी मेरी प्रथम। अगला है कि पोप के द्वारा किसे विश्वास का रक्षक की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए हेनरी अष्टम, बी है सर थॉमस मोर, सी मार्टिन लूथर और डी चार्ल्स प्रथम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, हेनरी अष्टम। अगला प्रश्न है आर्गन की कैथरीन डैश की पत्नी थी? हेनरी अष्टम, सर थॉमस मोर, जॉन मिल्टन और ऑप्शन डी चार्ल्स प्रथम। तो मैंने अभी पीछे ही आपको बताया कि हेनरी अष्टम ने कैथरीन से तलाक लिया था। एक्चुअली कैथरीन पहले हेनरी अष्टम के जो बड़े भाई थे आर्थर, उसकी पत्नी थी, लेकिन आर्थर की मृत्यु हो जाने के बाद हेनरी सप्तम ने अपने छोटे पुत्र हेनरी अष्टम के साथ कैथरीन की विवाह कर दिया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, हेनरी अष्टम। अगला प्रश्न है कि 1529 में इंग्लैंड की पुनर्सुधार संसद किसने बुलाई थी? तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि इसमें आपको टाइम पीरियड ध्यान में रखना है कि किसके टाइम पीरियड में था। तो पहला तो हेनरी सप्तम था, जिसका कार्यकाल 1485 से 1509 था। दूसरा हेनरी अष्टम था, जो 1509 से 1547 तक शासन किया था। और इसमें ऑप्शन ए जो है वो हेनरी अष्टम है, जिसके कार्यकाल के बीच में 1529 ईस्वी आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी अष्टम। अगला प्रश्न है कि स्पेनिश आर्मडा की लड़ाई कब लड़ी गई? इस प्रश्न का उत्तर मैंने पीछे दिया है, और कि वो 1588 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो प्रिय छात्रों, आज हमने जो पहले एपिसोड में शुरुआत के 50 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जो ज़्यादातर ट्यूडर वंश और स्टुअर्ट वंश के शासकों और उनकी गतिविधियों से रिलेटेड है। इन प्रश्नों का उत्तर मैंने आपके समक्ष रख दिया है। अब मैं आपसे ये अपील चाहता हूँ कि ये इस एपिसोड का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा छात्रों के बीच इसको शेयर करें, अपने मित्रों को इस चैनल को लाइक करने के लिए कहें। क्योंकि हम इतना प्रयास कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इसका बेनिफिट इस चैनल को भी मिले। मैं स्पेशली आप सभी छात्रों के हित में एक विशेष
प्रयत्न कर रहा हूँ, विशेष मेहनत कर रहा हूँ। हर प्रश्न का सही और ऑथेंटिक आंसर खोजकर आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि इसका लाभ अधिकतम छात्रों को दें, अधिकतम अपने मित्रों को बताएं कि इस चैनल को वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एपिसोड को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों से इसको सब्सक्राइब करने को कहें, इसको लाइक करने को कहें, इसको शेयर करने के लिए कहें। और यदि आपके मन में किसी तरह की शंका हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट भी लिखें, ताकि इससे ये पता चल सके कि हमारा प्रयास आपके लिए कितना हितकर और लाभकारी हो रहा है। चलिए, आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।